वेलकम टू NKR GKGS। फ्रेंड्स, हम लोग जो है सी टेट के लिए पढ़ रहे हैं। सी टेट के लिए और सी टेट में हम लोग जो है पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में आज का हमारा जो है सेकेंड टॉपिक होगा। पिछले सेशन में हमने पहला टॉपिक जो है खत्म कर लिया था और इसमें टॉपिक का नाम है भाषा विकास का अध्यापन। क्या नाम है? भाषा विकास का अध्यापन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अधिगम अर्जन क्या होता है? अधिगम अर्जन जो है वो क्या होता है? तो अधिगम अर्जन जो है अधिगम सामाजिक रूप से होता है। रचनावाद यह मानता है कि अधिगम सामाजिक रूप से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी अपने सामाजिक संदर्भ और अन्य लोगों के साथ संवाद के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। वे समूह विधियों, चर्चा और सहयोग के माध्यम से अपनी समझ और विचारों को विकसित करते हैं। रचनावाद यह मानता है कि ज्ञान का निर्माण सामाजिक इंटरेक्शन और अनुभव के आधार पर होता है। अगला है चामस्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा हेतु क्या है? तो चामस्की के अनुसार जो है मनुष्य के पास भाषा हेतु जैविकीय व्यवस्था है। क्या है? जैविकीय व्यवस्था है। चामस्की के अनुसार मनुष्य के पास जैविकीय व्यवस्था होती है जिसे उन्होंने भाषा अधिगम यंत्र लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस लैड कहा है। यह यंत्र बच्चों को सहज रूप से भाषा सीखने में मदद करता है। चामस्की का मानना है कि मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और यह मस्तिष्क की एक विशेष संरचना के कारण संभव है। इससे बच्चे व्याकरणिक नियमों का स्वाभाविक रूप से समझते हैं। लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगम क्या कहलाता है? तो लेखन के अधिगम से गुजर करके लेखन अधिगम जो है वो लेखन का प्रक्रिया उपागम कहलाता है। इसमें विचारों को संकलित करना, मसौदा तैयार करना, संपादन और सुधार के बाद अंतिम लेखन उत्पाद तक पहुंचने में पूरा कार्य शामिल होता है। अगला है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है तो जिसका शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन से जो है वो संबंधित है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है कि वह परिवर्तन जो शिक्षार्थियों के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या व्यवहार में शिक्षा के बाद दिखाई देता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य केवल विषय वस्तु को पढ़ना नहीं बल्कि छात्रों में ज्ञान और कौशल का विकास करना और उनके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसका ध्यान परिणामों पर होता है, न कि केवल प्रक्रिया पर। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भाषा अधिगम के बारे में मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। ये जो है सही है। मुद्रित समृद्ध परिवेश में जैसे पुस्तकें, संकेत, पोस्टर, बुलेटिन आदि जो है अधिगमकर्ताओं को नए शब्द, वाक्य संरचना और भाषा के उपयोग की सहजता से सीखने के अवसर प्रदान करता है। यह एक सकारात्मक और संवादात्मक वातावरण बनाता है जो भाषा अधिगम को तेज और प्रभावी बनाता है। अगला है कि रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण अवस्था के उदाहरण है? तो ये रोना, कूजना और बबलाना जो है वो भाषा चरण के पूर्व भाषिक जो है वो उदाहरण है। अगला है कारण उत्प्रेरणा, इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशंस कदा भवति। ये जो है ये संस्कृत का आ गया है, इसे हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है? तो ये जो है माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन
देखेंगे एनईपी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन। एनईपी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत माध्यमिक परीक्षा के चरण में शास्त्रीय भाषाओं को अतिरिक्त विकल्प के रूप में शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति विरासत में जोड़ना और भाषा के प्रति उनकी रुचि को प्रोत्साहित करना है। यह कदम भारतीय भाषाओं के पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं जो है वो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया है। वर्तमान में भारतीय शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर के 11 हो गई है। 5 और जो है वो शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई है, जो कि मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया है। अगला है भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो भाषा के बारे में जो है कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती है। ये जो है भाषा के बारे में सही नहीं है। भाषा एक संवादी प्रणाली है जिसका प्रयोग लोग विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। यह शब्द, ध्वनियां, प्रतीकों और के माध्यम से एक समाज के भीतर संचार करने की एक युक्ति है। भाषा के प्रमुख घटक होते हैं शब्दावली, व्याकरण, ध्वनि प्रणाली और साहित्य। भाषा के प्रकार जो है वो अर्थमूलक, ध्वनिमूलक, अर्थमूलक अर्थात यहाँ शब्दों के प्रयोग के अनुसार होता है, प्रयोग अर्थ के अनुसार होता है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी। ध्वनिमूलक, यहाँ ध्वनियों के आधार पर भाषा का निर्माण होता है, जैसे जापानी, चीनी, फ्रेंच इत्यादि। अगला है अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है। उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो है उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा है, ये कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत कोई व्यक्ति स्वाभाविक और सहज तरीके से एक भाषा को सीखता है। खासतौर पर बचपन में यह प्रक्रिया आमतौर पर औपचारिक शिक्षा के बिना ही होती है और मुख्य रूप से बातचीत और वातावरण से प्रभावित होती है। विशेषता यह है कि स्वाभाविक प्रक्रिया, प्राकृतिक वातावरण और चेतन प्रक्रिया प्रथम भाषा और संचार पर ध्यान। उदाहरण, अश्विन का उद्देश्य भाषा सीखना भी भाषा अर्जन का उदाहरण है, क्योंकि यह प्रक्रिया उसके जन्मजात से ही स्वाभाविक रूप से हुई है। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब आती है। यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब आती है। तो यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा ये जो है वो जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। यांत्रिक प्रेरणा का मतलब है जब कोई व्यक्ति एक भाषा को किसी विशेष उपयोगिता या उद्देश्य के लिए सीखता है। इसमें व्यक्ति का उद्देश्य भाषा को समाज और एक औजार के रूप में प्रयोग करना होता है, जैसा कि रोजगार, शैक्षिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक नई भाषा सीखता है ताकि वह विशेष नौकरी प्राप्त कर सके या किसी व्यावसायिक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सके। यह प्रेरणा मानसिक संतुष्टि या भावनात्मक जुड़ाव से नहीं बल्कि कार्यकुशलता और लाभ से जुड़ी होती है। अगला है, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा। तो वहां पर जो है वो यांत्रिकी करते हैं, यांत्रिकी प्रेरणा कहा जाएगा, क्योंकि यांत्रिक प्रेरणा का अर्थ है कि ऐसी प्रक्रिया जहां बच्चे बाहरी प्रेरणाओं जैसे पुरस्कार, अंक या नियंत्रण गतिविधि के माध्यम से प्रेरित होते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से नियंत्रित, निर्देशित और सख्त ढंग से होती है, जहां बच्चों को बाहरी सुदृढ़ियों के आधार पर उचित व्यवहार या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यांत्रिक प्रेरणा की विशेषताएं क्या है। तो बाहरी सुदृढ़ियां, नियंत्रण आधारित शिक्षा, कम आत्मसात और स्वायत्तता, विकासात्मक दृष्टिकोण। यांत्रिक प्रेरणा दीर्घकालिक प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे सीखने में
स्वायत्तता और अंदरूनी प्रेरणाओं की ओर बढ़ते हैं। विकासात्मक दृष्टिकोण और स्वायत्तता अनुभव और बच्चे के अंदरूनी प्रेरणा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो हिंदी जो है एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषा जिसका इतिहास 1500 से 2000 साल से अधिक पुराना हो और जिसमें साहित्य, ग्रंथ और वक्ताओं की परंपरा ही शास्त्रीय भाषाओं में समृद्ध साहित्य इतिहास को जो है होता है, और ये कई साहित्यिक शैलियों और दार्शनिक ग्रंथों को प्रभावित करती हैं। प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं जो है वो तमिल 2004 से है, संस्कृत 2005 से, कन्नड़ 2008 से, तेलुगु 2008 से, मलयालम 2013 से और ओडिशा 2014 से है। वर्तमान में अक्टूबर 2024 में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 से बढ़कर के 11 हो गई है, क्योंकि 5 जो है वो और शास्त्रीय भाषाएं जोड़ी गई है, जो मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली को सांस्कृतिक भाषाओं में सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट 40 नंबर है कि विदेशी भाषाओं से अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। तो वो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विदेशी भाषाओं का अध्ययन एनईपी 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत त्रिभाषा सूत्र को शामिल किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को 3 भाषाओं में अध्ययन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विदेशी भाषाओं का अध्ययन मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या दूसरी भाषा और तीसरी भाषा में शिक्षित करने की संकल्पना है। तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा का चयन किया जा सकता है, उदाहरण के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन इत्यादि। संस्था में विदेशी भाषा की भूमिका क्या है? तो स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं की पढ़ाई सुनिश्चित की जाती है, जहां प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विदेशी भाषा की पढ़ाई से छात्रों को बहुभाषात्मक का लाभ मिलते हुए उनकी संवाद कौशल और रोजगार भावनाओं में वृद्धि होती है। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संस्कृत आधुनिक भाषा है, ये जो है ये सही नहीं है। इसके अलावा हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा लिंग फ्रांका है, ये भी बात सत्य है। भाषा के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है और भाषा के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि संस्कृत जो है वो आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है, क्योंकि यह सबसे प्राचीन भाषा है। इस सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत पुरानी इंडो आर्यन की एक मानकीकृत बोली है। आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। अगला 60 नंबर है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देश में समूह बना करके दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो यह जो है सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बना करके दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से सीखना सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। इस प्रकार के शिक्षण दृष्टिकोण में विद्यार्थियों को एक समूह में गतिविधियों या सीखने के कार्यों पर एक साथ काम करना शामिल है, जो इतना छोटा है कि सुनिश्चित किया जा सके हर कोई भाग लेता है। अगला है 70 नंबर की भारत की शिक्षा नीति भाषा त्रिभाषा किसे समुन्नत करने के लिए कहती है? तो हिंदी पर मुख्य बल देते हुए द्विभाषिक शिक्षा या फिर मातृभाषा आधारित बहुभाषा शिक्षा या एक भाषिक शिक्षा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि मातृभाषा आधारित बहुभाषा
वाद। भाषा की शिक्षा नीति में भाषा त्रिभाषा सूत्र मातृभाषा आधारित बहुभाषा को सम्मिलित करने के लिए कहती है। त्रिभाषा सूत्र के तहत भारतीय स्कूलों में 3 भाषाओं की शिक्षा दी जाने की सिफारिश की गई थी, जो इस प्रकार से है। पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा हिंदी भाषा राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी। तीसरी भाषा हिंदी भाषा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषाओं में बांग्ला, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, तमिल आदि जो है वो भाषाएं सम्मिलित है। अगला है शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है। यह किसके द्वारा अनुशंसित है? तो संज्ञानात्मकवादी डी। शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य है कि अधिगम हो रहा है। यह संज्ञानात्मकवादी द्वारा अनुशासित है और संज्ञानात्मकता के अनुसार हमारा मस्तिष्क स्कीम के उपयोग के माध्यम से सीखता है, जो एक ढांचा है जिसका उपयोग हम नई अवधारणाओं को समझने के लिए करते हैं। स्कीमा सूचना की एक फाइलिंग प्रणाली की तरह काम करती है, जिसे हमारा मस्तिष्क वर्गीकृत करता है और तब संग्रहित करता है जब नए सीखने के साथ सार्थक संबंध बनाना आवश्यक होता है। अगला है भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो भाषा शिक्षा पर जो है वो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन जो है वो सही नहीं है। इसके अलावा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन करना, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना और त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना, ये जो है बातें सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि त्रिभाषा सूत्र भारत में भाषा शिक्षण से संबंधित नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा राज्यों से विचार विमर्श करके बनाई गई है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। डी कहता है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। यह त्रिभाषा सूत्र के संबंध में सही कथन है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी व गैर हिंदी भाषा राज्यों में भाषा को समाप्त करना है। इसके अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल था। इसमें 3 भाषाएं होनी चाहिए, जिसमें से 2 मूल भारतीय भाषाएं, एक क्षेत्रीय भाषा तथा तीसरी अंग्रेजी होना चाहिए। पर भाषा व्यवहार क्या है? ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? तो ये है एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया है। परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। यह एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का उपयोग करने के एक शैक्षिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य उपयोग बताने के लिए किया जाता है। द्विभाषीय और भाषाई संसाधनों का उपयोग अपने आसपास की दुनिया को समझने और बातचीत करने के लिए करते हैं। अगला है 22 नंबर की कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी और हिंदी और अंग्रेजी भाषा जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों की यही भाषा आती है। इस स्थिति में किस रूप में जाना जाता है?
तो इस स्थिति को परभाषिक ट्रांस लैंग्वेजिंग योग्यता के रूप में जाना जाता है। अगला है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सहजता प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है। भाषा अधिगम का दार्शनिक आधार एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। इस आधार में जब बालक को किसी भाषा का ज्ञान दिया जाता है तो भाषा का व्याकरणीय नियमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बालक को भाषा का ज्ञान देने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम सहजता प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक तरह से अनुशंसा करती है? तो श्रव्य भाषावाद जो है वो विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुण धर्म को निपुणता को आवश्यक रूप से की तरह से अनुशंसित करती है। श्रव्य भाषावाद विधि विदेशी भाषाओं को पढ़ने में उपयोग की जाने वाली एक विधि है। यह व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है जो यह मानता है कि जीवित चीजों के लिए कुछ लक्षण और इस मामले में मनुष्य को पुनर्बलन की एक प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 6 के शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। इसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। अंग्रेजी भाषा जो है वो अधिगम के अंतर्गत आएगी। अगला व्याख्या है कि भाषा को सीखने के संदर्भ में दो प्रकार की तकनीकी शब्दावली प्रचलित है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा अर्जन की प्रक्रिया एक सहज, स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है जो कक्षा में भाषा के अधिगम से भिन्न होती है, जबकि अधिगम एक सचेतन प्रक्रिया है जिसमें बच्चे औपचारिक रूप से विद्यालय या शिक्षण संस्थानों में भाषा के नियमों को सीखते हैं। अतः दिए गए प्रश्न के अनुसार श्रेया द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा जो है वो अधिगम का अर्जन है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 25 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है। मिलते हैं अगले सेशन में 26 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।